आज का शीर्षक है बूढ़े पिता का जवाब। आज की कहानी है ऐसे बूढ़े माता पिता की है जिन्हें अपने बेटों के द्वारा ही धोखा मिलता है। रतन जी अपने कमरे में अपनी पत्नी सरोज के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा तरुण आया और बोला, पिताजी मुझे मेरी गाड़ी के लिए ज़्यादा नहीं, बस 15,000 रुपये चाहिए थे। पिताजी आपको तो पता है मेरी कार रिपेयर करवानी है। अच्छा ठीक है, चाबी तो देना सरोज जी। अपनी कमर में से सरोज जी चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती हैं। बड़ा बेटा अभी जाता है कि छोटा बेटा वरुण पैसे मांगने आ जाता है। बाबूजी बच्चों की फ़ीस भरनी है, 20,000 रुपये चाहिए, ज़रा दीजिए, मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस लौटा दूंगा। रतन जी सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप हो जाते कि क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर दोनों अपने ही बच्चे हैं। वैसे तो रतन जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी अब आपको भी सफाई देनी पड़ेगी। इस पर रतन जी कहते, ठीक है कोई बात नहीं। सरोज जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत छोड़ो, परंतु रतन जी नहीं मानते। और सरोज जी तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान है, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ बचा कर रखो। जानती हूँ हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमने जो संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन सरोज जी के चुटकी लेते हुए उनके विचार के क्रम को भंग कर दिया। सरोज जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। रतन जी बोले, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूँ? रतन जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे, मैं चंदू को आवाज़ देती हूँ, वो बना देगा। दरअसल सरोज जी ने रसोई के दूसरे कामों के लिए 20 साल का एक नौकर चंदू रखा हुआ था, ताकि बहुओं के ऊपर काम का बोझ ना पड़े। इस उम्र में सरोज जी भी ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। सरोज जी बोली, चाय बनानी आती भी है आपको जो चाय बनाएंगे? श्रीमती जी मुझे हल्के में मत लो, आज मैं आपको चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए रतन जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में चंदू आ गया। चंदू बोला, बाबूजी मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज चाय मैं बनाऊँगा और तुम्हें भी पिलाऊँगा। कहते हुए रतन जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में गाना भी गाने लगे। दोनों को हंसते हुए देखकर बाहर लॉन में बैठी दोनों बहुओं की हंसी रुक नहीं रही थी। रतन जी और सरोज जी रोज की तरह अपनी सुबह की सैर पर निकल गए। दरअसल उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि अगर वह रोज़ सैर पर जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। सैर के दौरान दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। इतने में सरोज जी सोचने लगी कि मैं कितने भाग्यशाली हूँ जो मुझे रतन जी जैसे सुलझे हुए इंसान पति के रूप में मिले। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति का ट्रक बेकाबू होकर आया। इससे पहले कि दोनों को समझ पाते, इतने में ही ट्रक ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो सरोज जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया देखा तो एक नर्स उन्हें ग्लूकोज लगा रही थी। उन्होंने उठते ही रतन जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि वह तो आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर है। इतना सुनते ही वह चोट लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि आज उन्हें रोक पाता। जब सरोज जी रतन जी के पास आईसीयू की तरफ जा रही थी, हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें आवाज़ लगा रहे थे और रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था आज सरोज जी के कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ रतन जी की प्यार भरी बातें थी जो उनके कानों में गूंज रही थी। रतन जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर सरोज जी उन्हें देखते ही रह गई। कुछ देर पहले जो रतन जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे और अब हॉस्पिटल, जानकी जी यह सब देखकर खुद को संभाल ना सकी और कहने लगी, उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं ज़िंदगी जी रही थी, आप ही तो मेरे दिल की
भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते सरोज जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। सरोज जी को भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी। सरोज जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। रतन जी की चिंता ही सरोज जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद करने पर अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज़ आई, बड़ी माँ आंखें खोल कर देखो। सामने उनका नौकर चंदू खड़ा था। सरोज जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। खाना माँ। सरोज जी इधर उधर देखने लगी, लेकिन आसपास और कोई नहीं था। चंदू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं तो आपका हालचाल जानने आ गया। थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। चंदू का स्नेह देखकर सरोज जी को लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। कुछ घंटों के बाद रतन जी को होश आ गया। फिर चंदू उन्हें उनके पति जी के पास ले गया। रतन जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। डॉक्टर के अनुसार वह सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन उनके शरीर में अभी इतनी ताकत नहीं कि वो चल फिर सके। ऐसे में उन्हें ज़्यादा सेवा की ज़रूरत है। अगर उनका अच्छे से ध्यान रखा गया तो वह जल्द ही पूरे भी ठीक हो जाएंगे। यह देखकर सरोज जी और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा, अपने आंसू छिपाए और रतन जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं, अब हम जल्द ही अपने घर चलेंगे। तबीयत ठीक थोड़ी संभलने के बाद दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लेकिन रतन जी अब व्हीलचेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे रतन जी और सरोज जी की ज़िंदगी ही पलट गई। जो कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब अपने ही घर पर बोझ हो गए थे। रतन जी की दवा पानी सब सरोज जी और चंदू ही करते थे। एक दिन चंदू काम से बाहर गया था तो सरोज जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटी अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च की थोड़ी सी खिचड़ी बना दो। तो बहू ने टकासा जवाब दे दिया, हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी उसके कारण हम बच्चों को बाहर घुमाने भी लेकर नहीं गए, तो हम पार्क जा रहे हैं। आप यह काम खुद कर लीजिए तो अच्छा होगा। इतना कहते हुए दोनों बहुएं तैयार होकर बच्चों के साथ पार्क चली गई। अगर कभी सरोजी बेटों को दवा लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने बहुएं भी आ जाती। बेटों ने तो यहाँ तक कह दिया कि माँ कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी ठीक तो होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर बात किया करो माँ खर्चे की। इन्हीं बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन सरोज जी सोचती कि बेटों को यह सब सिखाने वाली उनकी बहुएं हैं। इतने पर सरोज जी सोचने लगी कि ये वही बेटे और बहुएं हैं जो छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्की की तरह निकाल कर फेंक दिए गए। बेटों की जली कटी सुनकर जब सरोज जी कमरे में आई तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रतन जी अपने प्राणों से प्यारी पत्नी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपना हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन सरोज जी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। यह सब बातें चंदू सुन रहा था। सरोज जी से बोला, माँ सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। यह सब सुनते ही सरोज जी शॉक हो गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुंची। बहू तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? इतना बोलते ही जैसे बहुएं तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को, माँ जी आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि यहाँ तो पैसे का पेड़ लगा हो। अब
तो आपके पति की भी कमाई नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब यह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बेशर्मी भरा जवाब सुनकर सरोज जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन जब सरोज जी सोकर उठी तो देखा रतन जी को थोड़ा शुगर हाई है। तो से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, शुगर हाई लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी बोल पड़ा, आप समझते क्यों नहीं हैं, हम नौकरी पेशा लोग हैं, हमें घर के कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलती। आप टैक्सी बुला लीजिए और चले जाइए बाबूजी को लेकर। सरोजी अपमान का घूंट पी चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतने में चंदू ने आवाज़ लगाई, आइए माँ, टैक्सी ले आया हूँ। जाते हुए सरोजी ने चंदू से कहा, पर बेटा मेरे पास पैसे भी नहीं बच्चे दवा और फल लाने के लिए। कोई बात नहीं माँ, मेरे पास है, आप जो तनख्वाह देते हो उन्हीं पैसों से ले लेंगे। वैसे भी मैं यहीं रहता हूँ तो मुझे पैसों की क्या ज़रूरत। कहते हुए चंदू बाबूजी की व्हीलचेयर को टैक्सी तक लेकर गया। कहने को तो चंदू नौकर था, लेकिन सरोजी और रतन जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। रास्ते में सरोजी चंदू से कहने लगी कि जब हम अपने बेटों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया, तब तूने हमारे बेटों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। माँ जी, आपने भी तो मुझे भैया से कभी कम नहीं समझा, हमेशा मुझे प्यार और सम्मान दिया। और वैसे भी मेरा इस दुनिया में आप दोनों के अलावा है भी कौन जिसको मैं अपना कह सकूं। इतना सुनते ही दोनों रत्न जी और सरोज जी की आंखें आंसू से गीली हो उठी। डॉक्टर ने रतन जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताए। चंदू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस आते हुए रास्ते में टैक्सी रुकवाकर सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपके पास तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने माँ बाबूजी के साथ एक अनजान शख्स बैठा था। रतन जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी शादी की सालगिरह है। कहते हुए रतन जी ने सरोज जी को एक गिफ्ट देते हुए कहने लगे, आपकी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। यह सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं के होश उड़ गए कि निठल्लों के पास इतना पैसा कहाँ से आया। इतने में आत्मविश्वास से रतन जी बोले, चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज़ किए देता हूँ। रतन जी ने अपने साथी का परिचय दिया कि यह वकील साहब और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैंने अपना घर 2 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि दोनों बेटे बहुओं पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे कर सकते हो। इतना बोलते ही रतन जी ने कहा, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। रतन जी आज बोल रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। रतन जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उन पैसों से मैं कपड़ों का छोटा सा व्यापार करूंगा और उसको मेरा सबसे छोटा बेटा चंदू संभालेगा। उस पर मेरे दोनों बड़े बेटे तरुण और वरुण का कोई हक नहीं होगा और थोड़ा पैसा मैं अपने पोता पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा और बाकी की बची रकम से मैं छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ। इस मकान के दरवाजे मेरे पोता पोती के लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम लोग अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर शर्मा जी का हक होगा। मैं अभी तक तो यही सोचता रहा कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे मेरी बाजू हैं, लेकिन यहाँ तो सब अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, तो मैं मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने मुझे यह दुख दिखाया, जिसके कारण मुझे दुनिया के साथ साथ अपनों की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। अरे मैं तो दुनिया से कब का चला गया होता। अगर आज मैं यहाँ जिंदा स्वस्थ बैठा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी और मेरे नौकर चंदू के कारण, जिसने बेटा नहीं होते हुए भी बेटे का फर्ज निभाया। इतने में रतन जी का बड़ा बेटा बोल पड़ा, पिताजी चंदू नौकर है, उसे नौकर की जगह पर ही रखें, आपके बेटे हम हैं। बेटे की बात सुनकर रतन जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा मैंने उसे दिया ही क्या है।
इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे, मेरे और मेरी पत्नी की बुढ़ापे की लाठी बना है। यह सुनते ही दोनों बेटे बहुए दोनों माँ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, आप ही बाबूजी को समझाइए, हम आपके ही तो बच्चे हैं, फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे। यह भी तो ज़रा सोचिए। बहुओं को सरोज जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी मुँह फेर कर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह बात तब याद क्यों नहीं आई जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, उनकी चिंता मुझे नहीं। मुझे तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे बहुओं के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सरोज जी ने कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा होता तो शायद एक बार माँ फिर भी माफ़ कर देती, लेकिन यह बात मेरे पति की है, तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद कभी मत कर रखना और यहाँ से चले जाओ। यही सज़ा के लायक थे उनके बेटे और बहुएं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। धन्यवाद।